हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सेकेंड चैप्टर में ही है। पिछले में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप्स। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं। ग्राफ अगर आप एक बार कर ले जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम श्योर। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो, पहले तो हम ये बता दें कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को समझने से पहले आप एकदम बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर बन के सोचिए। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। आपकी थिंकिंग जो है, आपकी जो सोच है, वो बिल्कुल प्रोड्यूसर की तरह होनी चाहिए। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, यानी एक बिजनेसमैन की बात हम करें तो वो क्या चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर भी चाहता है कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जिनसे हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन गिवन रिसोर्सेज से अगर पॉसिबल है तो कोई दूसरी चीज़ भी बनाई जा सके तो बनाया जाए। वो हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाशता है, हमेशा जो है अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई एक ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क आते हैं। हो सकता है वो प्रोडक्शन में जो कर रहा हूँ वो बिके ना बिके। तो बेटर ये होगा कि जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे अगर पॉसिबल है तो दूसरा भी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया जा प्रोड्यूस किया जा सकता है तो ज़रूर करें। यानी वो हमेशा नई अपॉर्चुनिटी को तलाशता है, पॉसिबिलिटी को तलाशता है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे ये बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब कर्व को हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं कि कर्व क्यों बोलते हैं इसमें। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो यही है कि पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट गुड्स गिवन रिसोर्सेज, यानी गिवन रिसोर्सेज से दो डिफरेंट गुड्स अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी को, उसकी संभावनाओं को जो तलाशा जाता है, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, ये सपोज करिए कि एक प्रोड्यूसर है, वो फार्मर है, एक किसान है, वो दो अलग अलग प्रोडक्ट, दो अलग अलग फूड ग्रेन्स, दो अलग अलग क्रॉप्स उगा रहा है। एक तरफ वीट है और दूसरा है राइस। दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। और आप सोचो कि एक जो किसान है, फार्मर है, यानी दो अलग अलग फूड को, अगर दो अलग अलग राइस हो या वीट हो, दो अलग क्रॉप्स को अगर उगाने के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स है उसके लिए क्या चाहिए, लैंड है। अगर ये मान लें कि लैंड ही रिसोर्स है जिस पे अगर हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ये मान के चले कि टेक्नोलॉजी वगैरह हमने बिल्कुल कांस्टेंट रखी है, और ऑब्वियसली क्या होता है कि किसान के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो क्या है, लैंड है। ठीक है, तो जितना उसके पास रिसोर्सेज है, वो लैंड है, उसी में वो उगाएगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी वन, इसको हम अलग अलग जो गुड्स लिखे हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कहें, तो ये अपॉर्चुनिटी वन है और ये अपॉर्चुनिटी टू है। अवसर, उसके पास ये अवसर है कि उसके पास वो वीट प्रोड्यूस करे। दूसरा अवसर क्या कहता है कि राइस प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज करो वीट और राइस को दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पे इस क्वांटिटी में, ये टन्स में है, ये टन्स में है, और ये भी टन्स में है। दोनों का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टन्स में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो फार्मर है, वाइट सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितने टन वीट प्रोड्यूस कर रहा है, सारा का सारा रिसोर्स अगर लगा दे रहा है, यानी उसके पास गिवन रिसोर्सेस, रिसोर्स में क्या है, लैंड है, जितने उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यानी लैंड है, वो पूरा का पूरा लैंड लगा दे रहा है वो वीट को प्रोड्यूस करने में। उस केस में वो 100 टन्स वीट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कर पा रहा है पूरा लगाने के बाद। अब चूंकि पूरा उसने लगा दिया वीट पे, तो राइस कितना प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली जीरो, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, वो तो लगा दिया वीट को प्रोड्यूस करने में। दूसरी चीज, अब अब वो क्या चाहता है, अब सोचो, बिजनेसमैन बन के सोचो, प्रोड्यूसर बन के सोचो, ये बात समझ में आ जाएगी कि हो सकता है कि वीट जो प्रोड्यूस वो कर रहा है, करता आया है, हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या हो सकता है मार्केट में इसका डिमांड कम हो सके। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि अगर उसी ज़मीन पे थोड़ा सा ज़मीन
हम राइस के लिए भी दे दें, थोड़ी सी ज़मीन हमें एलोकेट कर दें जिसमें राइस भी प्रोड्यूस कर पाएँ। यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, उसको बढ़ा सकते नहीं। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हमेशा साथ में आएगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब गिवन रिसोर्सेज का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज बढ़ा तो सकता नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि राइस को प्रोड्यूस कर सकता है, तो राइस प्रोड्यूस करने के लिए इसी में से गिवन रिसोर्सेज में से उसको एलोकेट करना पड़ेगा ना, कुछ तो ज़मीन, कुछ तो लैंड जो है वो राइस में एलोकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो राइस बढ़ा पाता है 10 टन्स ऑफ राइस। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जीरो से बढ़ के वो 10 टन्स राइस प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो चूंकि वो प्रोड्यूसर, उसको पता है कि ये 10 टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस करना ये प्रॉफिटेबल उसको अगर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे सेक्रीफाइस किया होगा तभी तो यहाँ पे गेन उसको हो रहा है। तो यहाँ पे 90 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है और उस केस में 10 टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पूरा करना है कि ये बराबर ये 100 और 0 का कॉम्बिनेशन 100 आता है, तो 90 और 10 का कॉम्बिनेशन 100 आता है। हमें 100 पूरा नहीं करना है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये व्हीट है, ये राइस है। व्हीट का जो अगर हम उसको अगर तौलें, अगर उसका वेट निकालें तो व्हीट का कुछ और होता है, मांस अलग होता है, राइस का अलग होता है। राइस की वैल्यू कुछ अलग होती है, व्हीट की वैल्यू कुछ अलग होती है। मार्केट में दोनों के अलग अलग प्राइसेस भी हैं, तो हमें दोनों को मिला के टन्स में बराबर नहीं करना है। अब देख लो 10 किलो अगर चावल अगर किसी चीज़ में रखोगे तो 10 किलो चावल, या अगर हम धान की बात करें 10 किलो चावल में एरिया ज़्यादा लेता है, लेकिन जितने एरिया में 10 किलो धान आता है उतने में 15 किलो 12-14 किलो 15 किलो आपका गेहूँ आ जाएगा। तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है कि हमें दोनों को मिला के 100 करना है, राइट। अब देखो क्या है कि उसको ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है, राइस को प्रोड्यूस करना उसके लिए प्रॉफिटेबल लग रहा है, तो वो क्या करेगा, एक रैशनल जो प्रोड्यूसर है, रैशनल मतलब नेचुरली जो सोचने वाला प्रोड्यूसर की तरह सोचने वाला बंदा क्या चाहेगा कि लेट अस प्रोड्यूस राइस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोर प्रॉफिटेबल देन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। यानी राइस का प्रोडक्शन जो है व्हीट के प्रोडक्शन से ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल है, तो बेटर होगा कि हम राइस की तरफ मूव करें। अब वो क्या करेगा, राइस की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले इसने यहाँ पे 10 का सेक्रीफाइस किया, अब वो क्या करेगा कि और यहाँ पे लगाएगा। देखो सीधी सी बात है, कोई भी प्रोड्यूसर जो पहले से व्हीट प्रोड्यूस करता आ रहा है, कोई भी फार्मर जो व्हीट उगा रहा है, गेहूं, वो ऑल ऑफ अ सडन पूरा का पूरा नहीं लगा देगा, क्योंकि उसमें इसमें अपॉर्चुनिटी 1 में उसको पता है, उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन राइस का प्रोडक्शन का उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे चांस लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिया, उसके बाद फिर अब सोचता है कि अब थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो पहले उसने कम ही एलोकेट किया था लैंड राइस को प्रोड्यूस करने में। अब वो लैंड किसकी थी, वो लैंड व्हीट को प्रोडक्शन में लगी हुई थी लैंड। अब वो क्या करेगा कि अब और ज़्यादा एलोकेट कर देगा राइस की तरफ। यानी पहले इसने यहाँ पे 10 का सेक्रीफाइस किया, अब वो ज़्यादा लॉस करने के लिए, यानी ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। यानी 10 टन्स, यानी 10 से बढ़ के 20, यानी 20 टन्स व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए अब क्या करेगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। यानी पहले 10 का लॉस हो रहा था यहाँ पे, अब 20 का लॉस सहना शुरू करेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो 70 और 20 मिलके 90 हो रहा है। मैंने कहा पहले ही बताया था कि दोनों को मिला के हमें 100 नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको ये पूरा नहीं करना है, ठीक है। बस इतना समझना है कि ये 10 और पाने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा खोना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब उसको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, राइस का प्रोडक्शन तो और प्रॉफिटेबल है। वैसे भी देख लो, जनरली क्या होता है कि 10 केजी राइस की प्राइस 100, 200 तक केजी है मार्केट में। व्हीट का मुझे नहीं लगता है कि व्हीट कोई ऐसा होगा जो 50 रुपए किलो व्हीट जाता होगा। व्हीट कितना भी जाएगा तो 50 रुपए किलो जाएगा, या जनरली, अब जाने को आगे क्या होगा बात की बात है, बट जनरली क्या होता है मार्केट में कि राइस की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है, राइस की प्राइस ज़्यादा होती भी इन कंपेरिजन टू व्हीट, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये कितना वैल्यू कितना रखता है। 20 टन जो है वो राइस कितनी वैल्यू रखता है, हो सकता है कि 10 टन ऑफ व्हीट से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है, राइट। अब वो क्या करता है कि 20 से बढ़ा के वो चाहता है कि 30 कर लेते हैं इसको। 30 करने के लिए यहाँ पे और चांस लेगा, यानी यहाँ पे और सेक्रीफाइस करेगा। तो ये हो गया 40, यानी अब देखा जाए तो इसके बीच में 30 का गैप है, यानी यहाँ से यहाँ 10 पाने के लिए 10 खोया।
अब यहाँ 10 पाने के लिए 20 खोया, अब यहाँ 10 पाने के लिए 30 खोया, 30, ऐसे करके वो क्या करेगा, धीरे धीरे लॉसेस बढ़ाना शुरू करेगा। एक और लॉजिक इसके साथ ये भी लगता है कि जो उसके पास, भाई सीधी सी बात है कि जो लैंड उसके पास है वीट के लिए पर्याप्त है और वीट के लिए सुटेबल है। अगर उसने सोचा है कि राइस प्रोड्यूस करे, तो राइस के लिए जो सबसे सुटेबल रिसोर्स होगा, बेस्ट रिसोर्स होगा, उसको सबसे पहले लगाएगा ना। सबसे पहले तो वही लैंड लगाएगा ना, जो जैसे देखा जाए तो राइस के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, जो थोड़ा सा नीचे हो, लो लैंड हो, जहाँ पे पानी लगते हो, जहाँ पे इरिगेशन इजीली हो सके। तो गिवन जो हमारे पास लैंड है, हो सकता है कहीं भी कहीं ऐसा जो पीस ऑफ लैंड हो जहाँ पे पानी लगता हो, तो वो लैंड सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे हमने सबसे बेस्ट लगाया तो 10 हमें मिला, 10 टन ऑफ राइस मिला। अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, लैंड होगी, वो पहले जैसी तो नहीं होंगी। सीधी सी बात है, पहले के कंपैरिजन में पहले का तो हमने सबसे पहले अच्छा लगा दिया। अब जो अवेलेबल होंगी, अब 10 टन ऑफ वीट, यानी 10 से 20 अगर जाना हो, 10 टन और वीट राइस प्रोड्यूस करना होगा, तो हमें उससे ज़्यादा लैंड लगाना पड़ेगा ना। वो लैंड किसका था? वो लैंड वीट का था। तो ऑब्वियसली वीट वीट में अब देखो लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई लॉसेस आर इंक्रीजिंग? इसका एक ही जवाब है। क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई लॉसेस आर इंक्रीजिंग? लॉस कहाँ हो रहा है? वीट में लॉस हो रहा है। लॉस क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसका आंसर है बिकॉज बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड अर्लियर। यानी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बेस्ट है, वो सबसे पहले एलोकेट होते हैं। उसके बाद पहले के कंपैरिजन में कम होगा इफिशिएंट रिसोर्स, तो बेस्ट जो इफिशिएंट रिसोर्स है वो पहले एलोकेट हो जाता है, वो चला जाता है। अब जो अवेलेबल होगा वो पहले के तुलना में थोड़ा सा कम होगा, इसलिए हम ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है। अब 30 से अगर बढ़ा के हम 40 करना चाहें, तो सीधी सी बात है, अब ये कितना आ गया? वैसे यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, 0 से 10, 30, 40। ठीक है। अगर इसको भी आप बढ़ाना चाहेंगे तो ये आ गया आपका 40 से इतना टोटल ये, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो 40 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। यानी देखो, सॉरी, ये बढ़ता चला जाएगा, 40 से ये 0 आ जाएगा, 40 से और लॉस होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 40 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे 10 देखा जाए तो इस तरफ इक्वली, यानी 10 का यहाँ पे गेन हो रहा है, फिर यहाँ पे 10 का गेन हो रहा है, यहाँ पे भी 10 का गेन हो रहा है, यहाँ पे भी 10 का गेन हो रहा है। यहाँ पे लॉसेस की बात करें तो 10, 20, 30, 40, दो चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। क्या? राइस में गेन हो रहा है, व्हीट में लॉस हो रही है। लॉस और गेन दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। अब ये इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस को भी डिस्कस हम कर लेते हैं। एजम्पशन क्या होते हैं? तो पीपीसी के, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी या पीपीएफ, पीपीसी। क्वेश्चन आता भी है, अगर आपको दे दिया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड शेड्यूल एंड ग्राफ हम देखते हैं, बनाते हैं इस पे। तो आप जो इनके ये एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस भी रखेंगे। एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन ये कि रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज क्या है? वो गिवन है। गिवन का मतलब जो अवेलेबल है उसी में काम चलाना, ना तो आप रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, ना तो रिसोर्सेज को आप बचा सकते हो। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आपको यूज करना है। दूसरी चीज, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फुली। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको फुली उसको यूटिलाइज करना है और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि हमने वीट को जो प्रोड्यूस करना था तो हम खूब एफिशिएंटली काम कर रहे थे, जब राइस की तरफ गए तो हमने उतना एफिशिएंटली काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। जितनी भी एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, वो सारी एफिशिएंसी के साथ आपको राइस भी प्रोड्यूस करना है। तो दो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिसोर्सेज एंड मस्ट बी एलोकेटेड या यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फुली। ये दो एजम्पशंस हैं, आप नोट कर लेना। अब आते हैं, ये जो बन के आता है इसको बोलते हैं पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब ये टेबल, जो न्यूमेरिकल टेबल है, जो एग्जांपल है, उसको बोलते हैं पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अगर इसी शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे लेके जाएं या डायग्रामेटिक प्रेजेंट करें, प्लॉट करें, तो देखते हैं कैसा होता है।
यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वन को हमेशा ऊपर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अपॉर्चुनिटी वन में क्या है बोलो, व्हीट, और दूसरा चीज अपॉर्चुनिटी टू जो है वो क्या है, राइस। अपॉर्चुनिटी टू, ठीक है। एक बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, ये अपॉर्चुनिटी ये है, पहले वो है जो कर रहा था और दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करना चाहता है, राइट। तो व्हीट और राइस दो चीजें हैं। अब देखो ध्यान से, व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है, व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन उठा के देखो कितना है, 100। अब आप इजीली आप उसको प्लॉट कर सकते हो, 100 को कैसे कर सकते हो, स्केल में रख के, कैसे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, दैट इज 100, ठीक है। और इसका मैक्सिमम कितना है, 40। अब ये इसका स्केल अलग से बना सकते हो, इक्वल मार्जिन पे 10, 20, 30, 40, दैट इज 40, 30, 20, 10, ये है 100। अब प्लॉटिंग करो आप। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला जो है वीट, वीट जब 100 प्रोड्यूस हो रहा था तो राइस कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 0। अगर हम राइस को देखें तो राइस का 0 यही होगा, यानी 100 पहला जो बनेगा वो आपका यहाँ पे आएगा एक। ये क्या कहता है, 100 टन ऑफ वीट, और राइस क्या हो गया, 0। दूसरा, ये 90 है और ये 10 है, यानी वीट जब 90 पे होगा, वीट जब यहाँ पे 90 पे होगा तो ये होगा 10 पे, यानी दूसरा बनता है यहाँ पे। तीसरा क्या है, 70 और 20, 70 कहाँ पे होगा, ये 80 है, ये 100, 90, 80, ये 80 और ये 20, कितना है, सॉरी 70 यहाँ पे, ये है 90, 80, 70 यहाँ पे, और 20 ये, इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, 40 और 30 का, 40 का 10, 20, 30, 40 स्केल पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और इधर जाएगा। और लास्ट क्या है, 0 और 40 का ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर इसको एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, यानी ये सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से मर्ज करें तो आप देखोगे कि ये शेप कैसा लग रहा है, कर्व का, कर्वेचर की तरह शेप लग रहा है। फ्री हैंड का मतलब कि इसको स्केल पे ऐसे नहीं मर्ज करेंगे पॉइंट्स को, आप फ्री हैंड से यानी बाय हैंड ऐसे करके मर्ज करेंगे तो ये शेप जो लेगा वो कर्व, कर्व का शेप लेगा, कर्वेचर की तरह लेगा। इसको बोलते हैं हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लॉट किया है ग्राफ पे, या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज पीपीसी, पीपीसी इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीएस। व्हाट इज पीपीसी, PPC, production possibility curve, is nothing but it is the diagrammatic presentation of production possibility schedule। तो ये आपका कर्व बन जाता है, ये हो गया PPC, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा PPC क्या है, ठीक है। और आगे हम बताएंगे, इसमें कई चीज़ें आती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन देख लो क्या क्या आते हैं, अगले अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें सॉल्व करते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से ओरिजिन पॉइंट आपका ये है, यहाँ से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो पीपीसी कैसा दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से देखेंगे तो कॉनकेव दिखेगा, बाहर से इसको देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा। लेकिन बाहर से क्यों देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ओरिजिन पॉइंट हमारा ये है ग्राफ में। तो एक क्वेश्चन आता है, वाई पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये क्वेश्चन आता है। अब सीधी सी बात है, इसके बाद हम चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉसेज हो रहा है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या बनता है इन दोनों में। देखो यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस और गेन से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटी में जाने के लिए पहली अपॉर्चुनिटी में जो हमने खोया है वही कॉस्ट है। सीधी सी बात है कि 0 से 10 टन्स राइस पाने की कीमत हमने क्या अदा की है, 10 टन्स ऑफ राइस को पाने के लिए हमने 10 टन्स ऑफ व्हीट जो है वो खोया है, वही कॉस्ट है, ठीक है। तो कैसे इसको हम बोलते हैं, एडिशनली गेन को पाने के लिए, एडिशनली गेन को एक्वायर करने के लिए हमने जो लॉस बेयर किया है वही कॉस्ट है, उसी लॉस को हम बोलते हैं
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, एडिशनली हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे गेन होता जा रहा है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। लॉस कहाँ है? देखो लॉस ये रहा, गेन कहाँ है? ये है। यानी देखो तो अगर पहले वाले में एमओसी निकालना हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लॉस कितना है? डेल्टा कहता है, डेल्टा मतलब डिफरेंसेस कितना है, कितना लॉस हुआ है। यानी ये डेल्टा किसको आइडेंटिफाई करता है? उस अंतर को, उस मार्जिन को। ठीक है, तो पहले से पहले मार्जिन कितना है? 100 से घट के है कितना? 90। यानी पहले में कितने का लॉस हुआ है? 10 का हुआ है। गेन कितने का हुआ है? 10 का हुआ है। ये गेन भी 10 का हुआ है। यानी इसका निकालें तो कितना आएगा बताओ? 1। यानी पहले का एमओसी कितना है? 1। अब दूसरे का निकालना हो तो लॉस कितना है? दूसरे का निकालना है एमओसी, तो डेल्टा लॉस कितना है? 20। गेन सेम है, गेन 10 है, यानी इसका आ जाएगा 2। तीसरे का देखें तो 30 आ रहा है, 30/10 इज इक्वल टू 3। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एमओसी बढ़ता चला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई पीपीसी इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन। एक जवाब उसका देंगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी बढ़ता जाएगा तो ये शेप लेगा कॉन्केव। ठीक, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में आगे हम बताएंगे पीपीसी रिलेटेड और भी कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे बताएंगे पीपीसी में क्या क्या आते हैं। थैंक यू सो